गांव वाली वर्सेस शहरी बहन की पार्टी ड्रेस। अनामिका मेरी बच्ची, तेरी आवाज सुनने को तो मेरे कान ही तरस गए थे। जब से तुम दोनों बहनें बिहा कर गई हो, घर तो बिल्कुल सोना सोना हो गया है। मम्मी, मैं अपने अमीर ससुराल में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। मेरे अमीर ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं। गर्मी में ठंडे ठंडे एसी वाले कमरे में रेस्टोरेंट जैसा खाना मिलता है। भला मुझे यहाँ क्या ही परेशानी हो सकती है। हाँ, तो अपने अमीर ससुराल में बहुत खुश होगी, लेकिन वो तेरी छोटी बहन अपने गरीब ससुराल में ना जाने कैसे ही जी रही होगी। क्या यार मम्मी, आप मेरे बारे में बात कीजिए ना। क्या आप भी उस गरीब बहन की बात कर कर मेरा मूड ऑफ करना चाहती हैं? आपको पता है, कल मैं एक पार्टी में गई थी, हीरो का सेट पहनकर और पूरे 25,000 की ड्रेस पहनकर गई थी। सबकी नजर मुझ पर ही थी। अनामिका अपनी माँ को फोन पर अपने अमीर ससुराल की बात बता रही थी, जिसे सुनकर उसकी माँ भी खुश होती है। क्या बात है मेरी बेटी, तू तो अपने अमीर ससुराल में बहुत ठाट बाट से रह रही है। और नहीं तो क्या, नौकर चाकर मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। अच्छा मम्मी, मुझे एक पार्टी के लिए तैयार होना है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? घर का राशन भी खत्म होने वाला है, बस थोड़ा बहुत ही बचा है। और माँ जी की दवाइयाँ, वो भी। ये सब कैसे होगा? देखो, शायद आज नौकरी मिल जाए। ये लो, गरम गरम फुलके बनकर तैयार हैं, आप खा लीजिए। माँ जी, ये लो, आप भी खा लो। और बहू, तूने अपनी थाली में कुछ नहीं परोसा? नहीं माँ जी, आप पेट भरकर खा लीजिए। बहू कब तक आधा पेट खाकर रहेगी? घर का सारा काम भी करती है और ऊपर से आधा पेट खाती है, और कल से तो तूने कुछ खाया ही नहीं। आरती, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें 2 वक्त का पेट भरकर खाना भी नहीं दे पा रहा। एक तरफ तुम्हारी अमीर बहन है और एक तरफ तुम। देखिए, मैं आपके साथ हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे इस गरीब ससुराल में बहुत प्यार मिला। माँ जैसा प्यार करने वाली सास और इतना ख्याल रखने वाला पति, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बहू लाखों में ही नहीं, करोड़ों में एक है। बहू, जब तक तू नहीं खाएगी मैं भी नहीं खाऊंगी। दोनों सास बहू थोड़ा थोड़ा खाकर पेट भर लेते हैं। आरती का पति जहाँ काम करता था, वहाँ से उसका काम छोड़ चुका था और कोई दूसरी नौकरी मिल नहीं रही थी, जिस वजह से आरती के गरीब ससुराल में थोड़ी परेशानियां चल रही थी। वहीं आरती की बड़ी बहन अनामिका अपने अमीर ससुराल में ठाट बाट से जी रही थी। और बड़ी बहू, आज का तुम्हारा क्या प्लान है? मुझे एक किटी पार्टी में जाना है, क्या तुम मेरे साथ किटी पार्टी में चलोगी? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपके साथ किटी पार्टी में नहीं जा सकती, क्योंकि मैं कार्तिक के साथ एक पार्टी में जा रही हूँ। और छोटी बहू, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी? वो मम्मी जी, हमारे शहर में एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, कुछ मॉडल्स भी आ रही हैं। मम्मी जी, मैं इस पार्टी में जाना चाहती हूँ, क्योंकि क्या पता मेरी किस्मत का सितारा उस पार्टी में ही जाकर चमक जाए। मैं हमेशा से मुंबई जाकर मॉडलिंग करना चाहती थी। वैसे देवरानी जी, मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी बड़ी पार्टी में जाना चाहिए, क्योंकि आपका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं। देखिए, आपने कितनी 3rd क्लास साड़ी पहन रखी है। पार्टी में तो एक से बढ़कर एक ड्रेस पहन कर आएंगे। दीदी, मुझे घर में इतना जेवर, इतना मेकअप और इतनी हैवी ड्रेस पहनकर नहीं रहा जाता, इसलिए मैंने ये सिंपल सी कॉटन की साड़ी पहन रखी है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे फैशन का सेंस नहीं। छोटी बहू, हमारे शहर में इतनी बड़ी पार्टी हो रही है, फिर तो हम सबको इस पार्टी में जाना चाहिए। वो मम्मी जी, हम सब नहीं जा सकते, क्योंकि पार्टी के लिए सिर्फ 3 टिकट ही मिल पाए। दीदी सॉरी, आप नहीं जा सकती। मुझे पता है तूने जानबूझकर ऐसा किया होगा, लेकिन मेरा नाम भी अनामिका है, अनामिका। मैं भी देखती हूँ कि तुम इस पार्टी में कैसे जाती हो। इस पार्टी में तो सिर्फ मैं जाऊंगी, और वो भी सबसे महंगी और सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर, जो सिर्फ सब मुझे ही देखें। अनामिका अपनी देवरानी को शहर में होने वाली इतनी बड़ी पार्टी में जाने से रोकने का प्लान बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ आरती के पति को एक अच्छी जगह नौकरी मिल जाती है। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना तो मुझे लग रहा था कि आज भी मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। हमें आपके जैसे ही काम करने वालों की जरूरत थी। और हाँ, 2 दिन बाद यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है,
तो हम सभी वर्कर्स को इस पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तुम भी अपने परिवार के साथ आ सकते हो। सर जी ठीक है, लेकिन हाँ, यह पार्टी बहुत बड़ी है, इसलिए अपने परिवार के साथ अच्छे कपड़े पहनकर आना। राकेश घर आकर यह खुशखबरी अपने परिवार को सुनाता है। मुझे तो विश्वास था कि आज मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी। बहू जा जल्दी से आटे का हलवा बनाकर हम सबका मुंह तो मीठा करा। माँ जी मैं अभी सबका मुंह मीठा कराती हूँ। लेकिन राकेश जी आप बता रहे हो कि शहर में इतनी बड़ी पार्टी जो हो रही है, इस पार्टी की खबर तो अखबार में भी आई थी। हम इतनी बड़ी पार्टी में कैसे जाएंगे? हमारे पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं। हाँ, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अरे बहू तू चिंता क्यों करती है? क्या तू भूल गई कि तेरी सास को सिलाई आती है? मैं पुराने कपड़ों से कुछ ऐसा जुगाड़ बिठाऊंगी कि तेरी एक सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी, जिसे पहनकर तू बहुत सुंदर लगेगी। बस कुछ सामान बाहर से आएगा। आरती सभी को हलवा बनाकर खिलाती है और आरती की सास कुछ पुरानी साड़ियाँ निकालती है, कुछ गोटे, कुछ मोती, कुछ लैस भी निकालती है और फिर वो आरती के साथ मार्केट से कुछ खरीदने के लिए चली जाती है। अरे वो तो अनामिका दीदी हैं। अनामिका दीदी, अनामिका दीदी, ओ अनामिका दीदी। आरती बाजार से कुछ खरीद रही थी, तभी वो अपनी बहन की चमचमाती कार देखती है और उसे आवाज लगाती है और उसकी अमीर बहन अपनी चमचमाती कार से उतरकर अपनी गरीब बहन से मिलती है। आरती प्लीज दूर, मेरे गले मत लगो, तुम्हारे अंदर से पसीने की बदबू आ रही है। देखो तुम्हारे पसीने से मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो जाएगी, प्लीज दूर रहो। और हाँ बताओ तुमने मुझे आवाज क्यों लगाई? हाँ दीदी आपने ठीक कहा, आपकी यह रेशमी फैंसी ड्रेस मेरे पसीने से खराब हो जाएगी। दीदी कुछ नहीं कहना था, बस आपको जाते देखा तो आपसे मिलने का दिल चाहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। बड़ी घमंडी है मेरी बहू की बड़ी बहन, अपने अमीर ससुराल की चकाचौंध में अपनी बहन के प्यार को भूल ही गई। वैसे अनामिका तुम्हें पता है तुम्हारी बहन इस शहर में होने वाली सबसे बड़ी पार्टी में जा रही है। ओह तो अच्छा, उस बड़ी पार्टी में तुम जैसे गरीबों को भी इनविटेशन मिला है। ओहो, तो तुम्हें वहां साफ सफाई करने के लिए बुलाया गया होगा, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी में तुम जैसे गरीबों का क्या काम, साफ सफाई ही कर सकते हो। दीदी हम वहां साफ सफाई करने नहीं जा रहे, राकेश जी की वहां नौकरी लगी है इसलिए जा रहे हैं। वैसे दीदी इतनी बड़ी पार्टी का इनविटेशन तो आपको भी मिला होगा, क्योंकि आप तो इतने बड़े घर की बहू हैं। और नहीं तो क्या, मैं भी उस पार्टी में जा रही हूँ और देखना उस पार्टी में मेरी ड्रेस कितनी ज्यादा महंगी और कितनी ज्यादा अच्छी होगी, सबकी नजर मेरे ऊपर से हटेंगी ही नहीं। अनामिका की बातें सुनकर आरती को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो आंखों में आंसू लेकर चुपचाप धीमी सी मुस्कुराहट से अपनी अमीर बहन को बाय बोलकर अपने सास के साथ घर वापस आ जाती है। अरे बहू यह तो देख, इस ड्रेस पर यह गोटा अच्छा लगेगा ना? हाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा, देखना ये ड्रेस बहुत सुंदर दिखेगी। माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, इतनी बड़ी पार्टी में कहीं हमारी इंसल्ट ना हो जाए। आरती की सास समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और फिर वो अपनी बहू की ड्रेस बनाने में जुट जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी पार्टी में न जाने का दुख अनामिका को सता रहा था और वो पार्टी में जाना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी देवरानी को सीढ़ी से गिरा देती है। ओह माय गॉड, कल तो तुम्हें पार्टी में जाना था, अब तो तुम टूटी टांग से पार्टी में जा ही नहीं सकती। पता नहीं मेरा पैर कैसे स्लिप हो गया। ठीक है तुम घर पर आराम करना, कार्तिक और मम्मी जी के साथ मैं पार्टी में चली जाऊंगी। अनामिका जो चाहती थी उसने कर दिखाया और वो इतनी बड़ी पार्टी में पहनने के लिए पहले से ही सारी तैयारियां कर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आरती की भी ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है। अरे वाह, मेरी बहू तो किसी परी से कम नहीं लग रही। माँ जी ये सारी आपकी मेहनत है। अनामिका एक बहुत ही ज्यादा महंगी ड्रेस पहनती है, महंगी महंगी ज्वेलरी, और वो अपनी सास और पति के साथ पार्टी में पहुंच जाती है। पार्टी में अनामिका की ड्रेस की बहुत ही ज्यादा तारीफ हो रही थी, लेकिन जब आरती पार्टी में पहुंचती है तो सबका फोकस आरती की सुंदर ड्रेस पर ही होता है और जो अटेंशन तारीफ अनामिका को मिल रही थी वो सब अब आरती को मिलने लगती हैं। वाओ, अमेजिंग, यह ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही ज्यादा अच्छी है।
किसी बड़े फैशन डिजाइनर से बनवाई है। मैंने इस पार्टी के लिए इतनी सारी प्लानिंग की और देखो मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। मेरी गरीब बहन ने ये इतनी सुंदर ड्रेस कैसे पहन कर आ सकती है? इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? सच में तुम्हारी ड्रेस बहुत ही ज्यादा सुंदर है। किसी डिजाइनर से बनवाई है? मुझे अपने फैशन शो के लिए ऐसी ही ड्रेस बनवानी है। नहीं नहीं, मैंने किसी डिजाइनर से यह ड्रेस नहीं बनवाई, यह तो मेरी माँ ने बनाई है। गरीब बहन की ड्रेस पूरी पार्टी में सबसे अलग। सब उसकी ड्रेस की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे और आरती को इस ड्रेस की वजह से एक सुनहरा मौका मिलता है मुंबई जाने का और मॉडलिंग करने का। और आरती की सास को बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगते हैं और अब उनके घर के हालात पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर हो चुके थे। नदी किनारे वेदिका और उसकी छोटी बहन सुमन बैठी हुई आसमान में तारे देख रही थी। तभी सुमन अपनी बहन से कहती है, दीदी दीदी देखो, आसमान में जैसे छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे ही नदी के उस पार लाइट टिमटिमा रही है और एक हमारा गांव अंधेरे से घिरा हुआ। हाँ, पता नहीं छोटी, हमारे गांव में लाइट कब आएगी और हमारा गांव भी ऐसे ही लाइट से जगमगाएगा। दीदी, माँ कहती है कि वो आपकी शादी नदी के उस पार अमीर गांव में ही कराएंगी। अरे छोटी, माँ तो बस ऐसे ही सपने देखती हैं। नदी के इस पार गरीब गांव में कौन मुझे ब्याह कर ले जाएगा? मेरी शादी नदी के उस पार अमीर घर में कभी नहीं होगी। माँ तो बस ऐसे ही सपने देखती हैं। और इस तरह दोनों बहनें कुछ देर बातें कर कर अपने घर सोने चली जाती हैं। वेदिका, ओ वेदिका, ये लड़की भी सुबह सवेरे कहाँ चली जाती है? अरे माँ, आप रोज भूल जाती हैं। दीदी रोज सुबह सवेरे नाव लेकर घाट पर जाती हैं। इस लड़की से मैंने कितनी बार मना किया है, नाव लेकर घाट पर मत जाया कर। अगर किसी ने उसे देख लिया तो फिर नदी के उस पार इसका रिश्ता कैसे होगा? माँ, दीदी कहती है कि उनकी शादी उस पार नहीं होगी क्योंकि हम गरीब हैं और गरीब की शादी गरीब में होती है, ना कि अमीर में। इसीलिए आप सपने देखने बंद कीजिए। अरे माँ जी, आइए बैठ जाइए आराम से। अरे बेटी, तुम नाव चलाती हो लड़की होकर? माँ जी, नाव लड़का चलाए या लड़की, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? और जब नाव को ही फर्क नहीं पड़ रहा कि इसे लड़का चला रहा है या लड़की, तो फिर हम कौन होते हैं फर्क करने वाले? वैसे बेटी, एक बात कहूँ, तुम बहुत अच्छी नाव चलाती हो। तुम्हारे साथ बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। माँ जी, आपको किसके घर जाना है? वेदिका और वो औरत आपस में ढेर सारी बातें करती हैं और वेदिका उस औरत को अपनी नाव में बिठाकर उसे उसकी मंजिल पर पहुंचा देती है। कुछ दिन बाद वो औरत वेदिका के घर रिश्ता लेकर आती है। मेरे भाई को अपने बेटे के लिए एक सीधी साधी सुलझी हुई अच्छी लड़की की तलाश थी और जब मैं पहली बार वेदिका से मिली तो मुझे लगा कि मेरे भाई की तो तलाश पूरी ही हो गई। इसीलिए बस मैं यहाँ आई हूँ। देखिए बहन, देखिए भाई साहब, हमें दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। हमें बस एक अच्छी लड़की की तलाश थी और निर्मला बहन वेदिका बेटी से मिली है, तो बस इसलिए मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मम्मी, बुआ जी ने क्या कहा? वो तो हमें नदी के इस पर ये कहकर लेकर आई है कि हमें मेला घुमाना है, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। दोनों भाई बहन ने आखिर ये खिचड़ी कब पकाई, मुझे कानों कान खबर भी नहीं लगने दी। वेदिका की होने वाली सास और ननंद का मुंह बना हुआ था घर आ जाने के बाद। अब आप मुझे बताइए, वहाँ नदी के उस पार गरीब गाँव में तो मैं कुछ बोल न सकी। आपने मेरी बिना मर्जी के मेरे बेटे का रिश्ता उस गरीब गांव में पक्का क्यों किया? देखो कावेरी, मुझे बस एक अच्छी लड़की की तलाश थी और जब अनुज को ही कोई आपत्ति नहीं तो फिर तुम क्या आपत्ति दिखा रही हो? मगर पापा, आपने उनका घर देखा था, नदी किनारे बना हुआ था और वहाँ छी कितनी ज्यादा बदबू आ रही थी। रिश्ता पक्का हो चुका है, मैं जबान दे चुका हूँ। अब अनुज की शादी उसी घर में होगी, नदी के उस पार। समय ऐसे ही बीत रहा था और वेदिका नदी के इस पार अपने गरीब मायके को छोड़कर नदी के उस पार अपने आलीशान अमीर ससुराल में आ जाती है। मम्मी जी, मुझे बहुत नींद आ रही है, जल्दी से ये रस्म खत्म कीजिए, मुझे सोना भी है। तुम किस तरह से बात कर रही हो?
बहू को अच्छे से खुशी से गृह प्रवेश करो। अरे हम नदी के उस पार से गरीब बहू ब्याह कर तो ले आए हैं, अब क्या अपनी जान भी दे दें? अब क्या चाहते हो? चलो जल्दी से अपना दाहिना पैर इस कलश में मारो और गृह प्रवेश करो। वेदिका को समझ आ चुका था कि उसकी सास और ननद उससे बिल्कुल खुश नहीं, लेकिन वेदिका एक समझदार लड़की थी, उसे अपने आंसू छुपाने आते थे, इसीलिए वो अपने आंसू छुपाते हुए चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान से घर में प्रवेश कर लेती है। अनुज बेटा, बहू को अच्छे से पूरा घर दिखाना, ठीक है? अनुज वेदिका को अपना पूरा घर दिखाता है। वेदिका को अपने ससुराल की एक चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और वो यह थी क्योंकि उसके ससुराल से नदी बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। अनुज जी, आपको पता है, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से नदी बिल्कुल साफ नजर आ रही है। जब तक मैं नदी की लहरें देख नहीं लेती मुझे शांति नहीं मिलती। यह देखकर बहुत सुकून मिलता है। वेदिका को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, इसीलिए वो अपने अमीर ससुराल में भी जल्दी उठ जाती है और वो स्नान करने के लिए नदी में जाती है। अच्छा हुआ कि मेरा अमीर ससुराल यहाँ नदी के बिल्कुल पास है। यहाँ स्नान करने में कितना मजा आ रहा है। कुछ समय बाद वहाँ कुछ औरतें वेदिका को नदी में नहाते हुए देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। अरे यह तो कावेरी की नई नवेली बहू है। देखो तो कितनी ज्यादा बेशर्म है, यहाँ खुली नदी में नहा रही है। इसे तो कोई लाज शर्म ही नहीं। उन औरतों की बातें सुनकर वेदिका तुरंत नदी से निकलकर बाहर आ जाती है। कावेरी की अमीर पड़ोसन भी उसके पीछे पीछे घर जाती है और उसके बाद वेदिका की सास को सब कुछ बताती हैं। बहू, तुम्हें खुली नदी में नहाने की क्या ही जरूरत थी? क्या तुम्हें अपने आलीशान ससुराल के बड़े बड़े वॉशरूम दिखाई नहीं दिए? तुम्हें वहाँ नहाने की आखिर जरूरत ही क्या थी? पापा, हम इसीलिए नदी के उस पार गरीब गांव से भैया की शादी नहीं करवाना चाहते थे, इसीलिए देख लीजिए नाक कटा दी ना। तुम अपनी भाभी से किस तरह से बातें कर रही हो? और नदी में स्नान करने से कौन सी नाक कट गई? देखो जी, आप नदी के उस पार से गरीब बहू लेकर आए, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब इसे हमारे तौर तरीके से यहाँ रहना होगा। अपने गरीब मायके को छोड़कर नदी के इस पार अमीर ससुराल की बात माननी होगी। जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना होगा। अपनी सास और ननंद की बातें सुनकर वेदिका को बुरा तो लगता है, लेकिन फिर वो सब बुराई छोड़कर अच्छी सोच रखती है और कुछ समय बाद अपने गरीब मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ जी, मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ। अरे बहू, अकेले तैयार हो गई? अब तो तुम्हारे मायके से हमारा भी रिश्ता जुड़ चुका है, तो हम सब एक साथ चलते हैं। वेदिका बहुत खुश होती है कि उसका पूरा ससुराल उसके मायके जाएगा और फिर सब नदी के इस पार से नदी के उस पार नाव में बैठकर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ समय बाद वेदिका का मायका आ जाता है। छी छी, यह लोग कितने ज्यादा गरीब है। नदी के पानी को पी भी लेते हैं, नहा भी लेते हैं और जानवरों को पिलाते भी हैं, नहलाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं। छी छी। माँ पिताजी प्रणाम। और छोटी कैसी हो? अरे वेदिका, मेरी बच्ची, खुश रहो खुश रहो। तुम सबको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। आइए आइए। कुछ समय बाद वेदिका की माँ सबके लिए नाश्ता पानी का बंदोबस्त करती हैं। क्षमा करना, लेकिन लाइट नहीं आ रही, इसीलिए यहाँ नदी के पास चांद की चांदनी में सबके लिए नाश्ता लगा दिया। यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, नाश्ता पानी करने में अच्छा लगेगा। जब गरीब घराने में रिश्ता जोड़ ही लिया तो अब तो ये सब कुछ सहन करना ही पड़ेगा। कावेरी की ये छली कटी बातें सुनकर वेदिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सरस्वती अपनी बेटी को इशारे में समझा देती हैं और उसके बाद सब नदी किनारे बैठकर नाश्ता पानी करने लगते हैं। मुझसे यहाँ और नहीं बैठा जा रहा, मुझे यहाँ बहुत बदबू आ रही है। मम्मी चलिए यहाँ से, हमारी यहाँ बहुत इंसल्ट हो चुकी है, अब मैं और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ हाँ चलते हैं। वैसे समधन जी, आपने बहुत अच्छी खातिरदारी की, मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वेदिका की सास और ननंद उसके गरीब मायके की बेइज्जती कर कर उन्हें खरी खोटी सुनाकर वेदिका के साथ घर वापस आ जाते हैं। वेदिका घर आकर फूट फूट कर रोती है। मेरा वो गरीब नदी के उस पार गरीब मायका ही अच्छा था, मैं वहाँ कितनी ज्यादा खुश रहती थी, और यहाँ ये मत करो वो मत करो, नदी में मत नहाओ,
यह मेरा आलीशान अमीर ससुराल मुझे घुटन के सिवा और कुछ नहीं दे रहा। वेदिका अब अपने अमीर ससुराल में घुट घुट कर जी रही थी, क्योंकि उसका जो करने का मन करता था वह उसे करने को नहीं मिल रहा था। वह नदी को दूर से ही देखकर ठंडी आहें भरती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन वेदिका के अमीर ससुराल में एक हादसा होता है। देखिए, परेशानी की कोई बात नहीं, आप सब मेरे मायके चलिए। वो तो अच्छा हुआ कि घर गिरने से पहले ही पता चल गया। वेदिका के अमीर ससुराल में स्विमिंग पूल का पानी नींव में बैठ जाता है, जिस वजह से घर गिरने की कगार पर होता है और वेदिका अपने सभी अमीर परिवार के सदस्यों को अपने गरीब मायके में ले जाती है। अरे आप यहाँ सो जाइए, यहाँ खुली नदी के पास मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने मच्छरदानी लगा दी है, यहाँ मच्छर नहीं लगेंगे। अपनी बहू के गरीब मायके में कुछ दिन बिताने के बाद कावेरी और श्वेतलाना का व्यवहार पूरी तरह से चेंज हो चुका था और वो एक साथ अच्छी तरह से रह रहे थे। वो सब एक साथ नदी में स्नान भी करते और बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रहते हैं। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है और कावेरी का जाने का समय होता है तो वो अपनी समदन से कहती हैं, समदन जी, मुझे क्षमा करना, जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, लेकिन यहाँ नदी के इस पार गरीब गांव में बहुत सुकून मिला, कभी उस पार अमीर गांव में भी आना। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो वेदिका और उसका अमीर ससुराल वापस अपने घर आ जाते हैं और कुछ समय बाद वेदिका के गरीब परिवार वाले भी उसके अमीर ससुराल आते हैं और सब एक साथ हंसी खुशी कुछ समय बिताते हैं।